नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन चैनल पर, जहां कंप्यूटर की पढ़ाई होती है एकदम आसान और सटीक जानकारी के साथ। आज का टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड आईटी, जो कि होने वाला है आपका मेन एग्जाम के लिए। और इसमें हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, साथ में उनके सॉल्यूशन की। अगर आप डीसीए, पीजीडीसीए, एमएससी या बीसीए कोर्स कर रहे हैं तो आपको ये सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस क्लास का मुख्य उद्देश्य रहेगा एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन को हल करना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। चलिए, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर की 4th यूनिट के अंतर्गत हमने बात करनी है कम्युनिकेशन एंड आईटी की। तो इसके अंतर्गत जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन है संचार की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। इसके बाद इसके घटक यानी कि कंपोनेंट्स कौन कौन से, जैसे कि सेंडर कौन होता है, रिसीवर कौन होता है, ट्रांसमिशन का माध्यम यानी मीडियम क्या होता है, प्रोटोकॉल क्या होता है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे पूछा गया है। वो सिंपल ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि संचार की प्रक्रिया और उसके कंपोनेंट्स को समझाइए। ये सारी चीज़ आपको ही बताना है, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं संचार होता क्या है। संचार का मतलब क्या हो जाता है, आप यहाँ पे देखिए, जब एक जगह से डाटा दूसरी जगह यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है कोई ना कोई माध्यम या कोई ना कोई सिस्टम का उपयोग करके, उसे हम बोल देते हैं कम्युनिकेशन। तो यहाँ बात की जा रही है नेटवर्क की, यानी कि कंप्यूटर जो नेटवर्क है उसके अंतर्गत दो या दो से अधिक डिवाइस आपस में जुड़ती है। तो दो या दो से अधिक डिवाइस आपस में जुड़ती है पर्टिकुलर किसी निश्चित उद्देश्य के लिए, यानी कि डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए, डाटा रिसीव करने के लिए। तो इस अवस्था में जब डाटा सेंड और रिसीव किया जाता है तो उसको हम बोल देते हैं कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट्स की। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं आप देखिए यहाँ पे ध्यान से। सबसे पहला हो जाता है आपका सेंडर, और सेंडर के अंतर्गत हमको देखने को मिल जाता है, सेंडर मतलब एक ऐसा पर्सन या ऐसा कंप्यूटर जो डेटा को भेजता है। उसके बाद रिसीवर, रिसीवर मतलब जिसको डाटा भेजा गया है या जो रिसीव करेगा उसे हम रिसीवर बोल देते हैं। उसके बाद क्या मिल जाता है, मैसेज, यानी कि एक प्रकार से आपके पास में क्या होना चाहिए, कोई ना कोई चीज़ होना चाहिए, कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। तो हमारे पास क्या है, मैसेज। इसके अलावा एक होता है चैनल। चैनल मतलब ट्रांसमिशन, यानी कि एक प्रकार से हम बोल सकते हैं माध्यम, यानी कि जैसे इंटरनेट में वायर का उपयोग करके हमने क्या भेजे हैं, चैनल का उपयोग करके एक डाटा को भेजे हैं और प्राप्त किए हैं। अब बात आ जाती है कि इनकोडिंग सिस्टम यूज़ होता है, डिकोडिंग सिस्टम, ये तो ऑप्शनल हो जाते हैं, हालांकि ज़रूरत इनकी भी पड़ती है। जैसे सेंड कर रहे हैं, डाटा को सेंड कर रहे हैं, तो हमने डाटा को भेजे हैं तो उसको एक ऐसे कोड में बदलना ताकि रिसीवर को ही समझ में आए। तो रिसीवर जब समझता है तो उसे कर देते हैं डिकोड। अब डिकोड करने के बाद वो अपनी उपयुक्त है, मतलब अपना जो यूज़ है उसके हिसाब से उसको चेंज हो जाता है वहाँ पे। उसके बाद फाइनली यहाँ पे जब डाटा रिसीव होता है तो क्या हो जाता है, फीडबैक यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। फीडबैक का मतलब क्या हो जाता है कि डाटा सही मिला या नहीं मिला, उसके बारे में चीज़ें हो जाती है। समय समय पे क्या हो जाता है, जैसे मान लो हम डाटा को भेज रहे हैं और डाटा रिसीव होने के पहले डाटा में कुछ कम या ज़्यादा या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस समय जो प्रॉब्लम आती है उसे हम बोल देते हैं नॉइज़। क्या होती है, नॉइज़। तो इतने हमारे कंपोनेंट्स हो जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि संचार की प्रक्रिया और संचार के जो घटक है जिसके अंतर्गत हमने चीज़ें देखी। एक चीज़ और होती है जिसका नाम है प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल का मतलब क्या हो जाता है, देखिए, जब सेंड करने वाला जब डाटा को सेंड कर रहा है तो रिसीव करने वाले यानी कि जो व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए है और यहाँ पे व्यक्ति है बी। तो ए ने जब डाटा भेजा तो वो प्राप्त होना चाहिए बी को ही, और जब बी को प्राप्त होगा तो कोई ना कोई नियम को फॉलो कर रहा है ना। तो नियम जो हो जाता है इंटरनेट के अंतर्गत उसे हम बोल देते हैं प्रोटोकॉल। क्या बोल देते हैं, प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल क्या हो जाता है, एक रूल होता है, रूल्स, ठीक है, या कलेक्शन होता है रूल्स का। तो सेंडर आपको समझ में आ गया, रिसीवर समझ में आ गया। ट्रांसमिशन मीडियम, जिसमें चैनल के बारे में बात करें, जैसे उदाहरण के लिए हम उसे रिटर्न मोड में भेज सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड में, इंटरनेट, सोशल मीडिया के माध्यम से। इसके अलावा प्रोटोकॉल एक नियम हो जाता है, जैसे कि सबसे पहला तो HTTP यूज़ होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट यूज़ होता है TCP/IP कंट्रोल, ठीक है। TCP/IP बोले तो एक प्रकार से ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और एक इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये बेसिक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। संचार की प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे पहले मैसेज बनाएंगे हम, जैसे ईमेल बनाए या जैसे भी। उसके बाद मैसेज को कोडिंग में बदलेंगे, जैसे एनकोडिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। फिर मैसेज का ट्रांसमिशन, मतलब एक प्रकार से प्रेषक बोले तो जो सेंडर है उसको भेजेगा। उसके बाद इसकी प्राप्ति और डिकोड होता है, यानी कि रिसीवर के साइड में डिकोड किया जाएगा और प्राप्त किया जाएगा, और लास्ट में हो जाती है फीडबैक। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है किसकी, ट्रांसमिशन यानी कि संचार की, और उसकी प्रोसेस के बारे में हमने देखे और कंपोनेंट से देखे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं संचार यानी कम्युनिकेशन के प्रकार की। तो कम्युनिकेशन के प्रकार हम बात करेंगे तीन मुख्य रूप से, कौन कौन से। एक तो सिंप्लेक्स होता है, एक हाफ डुप्लेक्स होता है और एक होता है फुल डुप्लेक्स।
तो कम्युनिकेशन मोड हम इसे बोल सकते हैं या कम्युनिकेशन के प्रकार हम इसे बोल सकते हैं। तो यहाँ देखिए आपको तीनों के जो चित्र है वो देखने को मिल जा रहा है। तो हम थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। यहाँ देखिए, जब एक ट्रांसमीटर होता है और एक ट्रांसमीटर रिसीवर तक डाटा को भेजता है, यानी कि ये वापस कभी डाटा नहीं भेजेगा, सिर्फ कौन करेगा, ट्रांसमीटर ही रिसीवर को भेजेगा। तो जब एक ही दिशा में डाटा ट्रांसमिट होता है उसे हम बोल देते हैं सिंप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन या सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड। अब यहाँ बात की जा रही है, एक तरफ ट्रांसमीटर भी है और रिसीवर भी है, और इधर भी ट्रांसमीटर है और रिसीवर। मान लो इसने डाटा भेजा तो इसने रिसीव कर लिया, ठीक है। उसके बाद जब ये भेजने के लिए यहाँ पे मतलब इसने भेजा और ये ऑफ हो गया, अब ये जो डाटा भेज रहा है वो ये रिसीव कर ले रहा है। इसका मतलब ये भी डाटा भेज सकता है और ये रिसीव कर सकता है, और ये डाटा भेज सकता है ये भी रिसीव कर सकता है। दोनों तरफ ट्रांसमीटर और रिसीवर है और इधर भी ट्रांसमीटर रिसीवर है। पर एक समय में जब डाटा भेजा जा रहा हो तो रिसीवर उसको मतलब भेज नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ रिसीव कर रहा होता है। तो वन वे हम बोल सकते हैं इसे, ठीक है। वन वे तो इसको बोलेंगे, परंतु यहाँ पे टू वे है, परंतु वन टाइम पे वन वे ही है। मतलब यहाँ से ट्रांसमिट करेंगे तो सिर्फ ट्रांसमिट होगा, और जब रिसीव करेंगे तो रिसीव होगा। जैसे उदाहरण के लिए हमने सिंप्लेक्स मोड में देखें, टेलीविज़न आपने देखा होगा, रेडियो आप सुनते होंगे, ठीक है। तो जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट से जो डाटा आता है वो सिर्फ हमारी टीवी में आता है, टीवी से वापस सैटेलाइट में नहीं जाता। तो ये हो जाएगा ट्रांसमीटर और रिसीवर वाला, यानी सिंप्लेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स हम किसे बोल सकते हैं? जो वॉकी टॉकी आपने देखा होगा, जो मतलब पुलिस वाले पास या जहाँ भी सिक्योरिटी में देखोगे तो वॉकी टॉकी देखने को मिल जाता है। तो वॉकी टॉकी में जब हम डाटा को भेज रहे होते हैं, यानी कि बोल रहे होते हैं, तो सुन नहीं पाते, और जब सुन रहे होते हैं तो बोल नहीं पाते। तो ये हो जाता है आपका हाफ डुप्लेक्स, ठीक है। इसके बाद आपको देखने को मिल जाता है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स की बात करें तो वन टाइम पे टू वे हो जाता है, यानी कि वन एक प्रकार से ट्रांसमिट भी हो रहा है डाटा, और इसको हम रिसीव भी कर सकते हैं एक ही टाइम पे। लगातार हम दोनों काम कर सकते हैं, ट्रांसमिट भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। तो इसे हम बोल देते हैं फुल डुप्लेक्स का जो ट्रांसमिशन मोड है उसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो इनके बारे में आप देखिए, सिंप्लेक्स हमने देख लिए। इसके बाद देखिए एक तरफा संचार है, रिसीवर के पास प्रतिक्रिया देने की क्षमता नहीं होती। जैसे उदाहरण के लिए अगर मान लो हम कीबोर्ड से कोई डाटा भेज रहे हैं, कहाँ तक, सीपीयू तक, तो यहाँ से कीबोर्ड की तरफ से डाटा हमेशा जाएगा, वापस नहीं आएगा, ये ध्यान रखिए। तो इसे हम बोल देते हैं सिंप्लेक्स। और हाफ डुप्लेक्स की अगर बात करें तो हाफ डुप्लेक्स में आप देखोगे वॉकी टॉकी देखने को मिल जाता है, दो तरफा हो जाता है, परंतु वन मतलब एक प्रकार से एक बार में एक ही तरफ हो जाता है। फिर फुल डुप्लेक्स की बात करें तो फुल डुप्लेक्स में आपको देखने को मिल जाता है दोनों तरफ, जैसे कि टेलीफोन है, मोबाइल है, इंटरनेट है, इनका उपयोग करके हम जो है फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन उपयोग कर सकते हैं। तो आपको तीनों ही चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, जो कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं। अच्छा, कम्युनिकेशन चैनल के अंतर्गत दो चीज़ें आ जाती है, एक तो आ जाती है गाइडेड मीडिया और एक आ जाती है अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाते हैं वायर्स। वायर्स में आप देखोगे ट्विस्टेड पेयर आ जाते हैं, कोएक्सियल केबल आ जाते हैं और फाइबर ऑप्टिक। परंतु अनगाइडेड मीडिया के अंतर्गत आपको तीन चीज़ फिर मिल जाती है, रेडियो वेव्स मिल जाती है, माइक्रोवेव्स मिल जाती है। पहला रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, और उसके बाद फिर इंफ्रारेड मिल जाती है। तो ये बिना वायर के यहाँ पे ट्रांसमिशन होता है। तो संचार यानी कम्युनिकेशन चैनल के अंतर्गत ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल, फाइबर ऑप्टिक के बारे में हम देखते हैं, और नेक्स्ट हम देखेंगे मॉडेम की कार्यप्रणाली और उसकी विशेषताएं। तो कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड और फाइबर में सबसे पहले बात करें तो आपको देखने को मिलेगी ट्विस्टेड। ट्विस्टेड जो हो जाती है, दो पेयर हो जाते हैं, आपस में गुथे हुए रहते हैं, और इसमें एक होता है प्लस और एक होता है माइनस। अब ये एक ही में बहुत सारे मतलब जो है पेयर्स हो सकते हैं या फिर एक पेयर हो सकता है। खास करके ये हम देखेंगे यहाँ पे ट्विस्टेड पेयर का जो उपयोग है मुख्य रूप से अनसील्डेड और सील्डेड के रूप में यहाँ देखने को मिल जाता है। जैसे काफ़ी सस्ता होता है, इंस्टॉलेशन में आसान हो जाता है, कम दूरी के लिए जैसे फ़ोन लाइन और छोटे नेटवर्क में इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्पीड मतलब इसकी जो डेटा स्पीड है और दूरी सीमित हो जाती है, ज़्यादा लंबी दूरी के लिए हम ट्विस्टेड पेयर उपयोग नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम देखेंगे कोएक्सियल, जैसे टीवी में कनेक्शन या डिश सैटेलाइट में हम देखेंगे, या डिश टीवी वगैरह हो जाती है, उसमें हमको ये तार देखने को मिल जाता है। जैसे एक हो जाता है कॉपर का और नेक्स्ट हो जाता है आपका ये भी कॉपर हो जाता है, हालांकि बीच में जो है कोटिंग रहती है प्लास्टिक कवर या जो भी जो दोनों को अलग करता है। ऊपर से फिर एक और कोटिंग रहती है सील्ड, जो कि कवर करके रखता है। तो ये हो जाता है हमारा कोएक्सियल। और अभी लेटेस्ट में जो चल रहा है वो हो जाता है फाइबर ऑप्टिक। फाइबर ऑप्टिक मतलब एक प्रकार से कांच के रेशे के माध्यम से डाटा को ट्रांसमिट करेगा। तो चलिए थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं इनके बारे में। कोएक्सियल केबल तो हमने देखे, ये जो हो जाती है हाई डेटा ट्रांसमिशन क्षमता यहाँ पे होती है। इसकी जो है इसके लिए लंबी दूरी की संचार प्रणाली की आवश्यकता नहीं होती। टीवी सिग्नल्स है, इंटरनेट है, केबल नेटवर्क, इनमें काफ़ी ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है।
फिर फाइबर ऑप्टिक की बात करें तो इसमें हाई डेटा ट्रांसमिशन क्षमता और गति भी होती है। बहुत लंबी दूरी के लिए बिना कुछ डाटा की हानि के ट्रांसमिट किया जा सकता है। जैसे आज की डेट में जितने भी आपको इंटरनेट कनेक्शन मिलेंगे वो फाइबर ऑप्टिक ही मिलेंगे। इसके अलावा यह बाहरी हस्तक्षेप विद्युत चुम्बकीय इंटरफेस से जो कनेक्शन है या फिर डाटा उसको बचाता है, काफ़ी महंगी होती है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है तीनों जो वायर्स है उसके अंतर्गत। अब बात करते हैं मॉडेम की। तो मॉडेम है क्या? मॉडेम मुख्य रूप से दो चीज़ों का कलेक्शन है। कौन कौन सा है? मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन किसे बोल देते हैं? मॉड्यूलेशन जो हो जाता है कंप्यूटर में हम क्या उपयोग करते हैं? जीरो और वन। तो जीरो और वन का जो डाटा है उसको बदलना है एनालॉग में, क्या कहलाता है? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने की प्रक्रिया को मॉड्यूलेशन बोल देते हैं। अब जब नेक्स्ट कंप्यूटर में डाटा जाएगा तो फिर से आपको एनालॉग से डिजिटल में बदलना, क्योंकि सामने भी कंप्यूटर है। तो फिर से एनालॉग को डिजिटल में बदलना क्या कहलाता है? डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, तो ये दोनों ही शब्द को मिलाकर यहाँ क्या कर दिया गया है? इसका नाम मॉडेम रख दिया गया है। तो देखिए MOD मतलब मॉड्यूलेशन और DEM मतलब डीमॉड्यूलेशन। तो ये हो जाता है आपका क्या? मॉडेम। और मॉडेम की कार्यप्रणाली आपको समझ में तो आ गई होगी, कैसे इस प्रकार से इसी को डिस्क्राइब करना है। ठीक है, और मॉडेम के विभिन्न प्रकार भी होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें तो यहाँ पे आपको डायल अप मॉडेम मिल जाता है, ब्रॉडबैंड मॉडेम। ये संचार गति के लिए काफ़ी फेमस, यानी कि यहाँ पे देखिए मॉडेम की गति क्षमता जो है उसके मतलब निर्भर करती है कि वो किस प्रकार का मॉडेम। जैसे डायल अप मॉडेम की अगर बात करें तो 56 kb/s तक स्पीड देता है, और ब्रॉडबैंड आपका हज़ारों kbps की स्पीड देता है। तो डायल अप तो हालांकि पुराना हो चुका है, पर ब्रॉडबैंड अभी जो है काफ़ी ज़्यादा चला, और अभी आपको और एडवांस मॉडेम देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाता है हमको, कौन सा? नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाता है आपको नेटवर्क में के मौलिक सिद्धांत। नेटवर्क के मौलिक सिद्धांत मतलब बेसिक फंडामेंटल्स आपको समझाना है यहाँ पे नेटवर्क के, जिसके अंतर्गत क्लाइंट सर्वर बनाम यानी कि वर्सेस पीयर टू पीयर नेटवर्क के बारे में समझाना है। तो क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर क्या होता है? सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है। उदाहरण के लिए आपके मतलब आपके आसपास कोई सर्विस आपको चाहिए, तो आप कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट करोगे। तो जहाँ रिक्वेस्ट करोगे वो हो गया आपका सर्वर, और जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो खुद हो गए क्लाइंट। यानी कि रिक्वेस्ट करने वाले को हम बोल देंगे क्लाइंट, और जो रिक्वेस्ट को पूरी करेगा उसे बोल देंगे सर्वर। तो यहाँ पे बात करते हैं कंप्यूटर, अगर मान लो कोई चीज़ इसको चाहिए तो कहाँ रिक्वेस्ट करेगा? इस मशीन में। तो ये मशीन को हमने बोल दिया सर्वर, और ये मशीन को बोल दिया क्लाइंट, और इससे स्ट्रक्चर जो बन जाता है वो कहलाता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। परंतु ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे क्लाइंट और सर्वर कुछ ना हो, मतलब सब अपने आप में राजा हो, तो इस नेटवर्क को हम बोल देते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क। जैसे कि यहाँ अगर इसको कुछ चाहिए तो यहाँ रिक्वेस्ट भेज देगा और इसको प्राप्त कर लेगा, अगर इसको कुछ चाहिए तो रिक्वेस्ट भेज देगा। तो सिंपल सी बात, यहाँ पे कोई विशेष सर्वर नहीं है, सब क्लाइंट और सब सर्वर है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर और पीयर टू पीयर। तो आपको समझ में आ गया होगा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या है। इसकी विशेषताएं आप एक बार पढ़ लेना, पीयर टू पीयर की विशेषताएं पढ़ लेना, ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। और यहाँ पे मैंने तुलनात्मक अध्ययन भी यानी कि कंपैरिजन टेबल के माध्यम से भी आपको समझा दिया हूँ। तो इस प्रकार आप टेबल बनाएंगे एग्जाम में तो काफ़ी इफेक्टिव रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाता है नेटवर्क कनेक्शन के प्रकार को समझाइए। अब नेटवर्क कनेक्शन के प्रकार की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल जाते हैं? अलग अलग प्रकार के नेटवर्क देखने को मिल जाते हैं। जैसे सबसे पहले जो चलता था डायल अप कनेक्शन चलता था। अभी वर्तमान में फाइबर ऑप्टिक है, वाईफाई वाले है, और फुल मतलब एक प्रकार से बिना वायर के बहुत सारी चीज़। जैसे मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में इंटरनेट हमेशा है, तो वायरलेस वाला चल रहा है। पर पुराने समय में डायल अप चलते थे। डायल अप कनेक्शन एक पुराना इंटरनेट कनेक्शन है जो टेलीफोन लाइन के माध्यम से जोड़ता था। जैसे उदाहरण के लिए ये देखिए, इस प्रकार से हम जो है अगर इंटरनेट चलाना है तो डायल अप मॉडेम की ज़रूरत हमको पड़ती थी। नेक्स्ट अगर देखें तो लीज लाइन। लीज लाइन जो होता है मुख्य रूप से अगर देखें तो लीज लाइन एक निजी कनेक्शन होता है। उदाहरण के लिए कोई बैंक का सर्वर है, बैंक का नेटवर्क है, वो लीज लाइन कैटेगरी का आएगा। जिसमें ISP बोले तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा सीधे एक स्थिर और स्थायी कनेक्शन के रूप में प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इंटरनेट है, इंटरनेट से हमने क्या करे, पर्सनल एक नेटवर्क ले लिए, तो वो कहलाता हमारा लीज लाइन, जो हमारे कंपनी के सभी कंप्यूटर जो है आपस में यूज़ कर सकते हैं। फिर हो जाता है एक ISDN, बोले तो इंटरनेट इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, जिसके अंतर्गत एक जो है हमको डेटा है, वॉइस जो हमारी आवाज़ होती है, वीडियो है, ये सभी सेवाएं हमको एक साथ मिल जाती है। तो इसलिए इसे बोला जाता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इसमें मॉडेम के बदले में ISDN मॉडेम यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। तो ये स्ट्रक्चर जो बने हैं इसको आप एग्ज़ाम में बनाओगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद देखिए
डीएसएल मॉडेम की बात की जा रही है। डीएसएल बोले तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, जो काफ़ी समय पहले चलता था, 8-10 साल पहले। तो डीएसएल एक इंटरनेट कनेक्शन है जो टेलीफोन लाइन के माध्यम से डेटा को ट्रांसमिट करता है। इसमें फ़ोन कॉल और इंटरनेट कनेक्शन दोनों इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप देखो डीएसएल मॉडेम यहाँ पे होता है, तो जो कंप्यूटर में हमारा जो है एक प्रकार से, जैसे फ़ोन भी हम यहाँ पे चला सकते हैं, तो ये सारी चीज़ हमको मिल जाती है इसके अंतर्गत। तो इसमें 1 एमबी से लेकर 100 एमबीपीएस तक की स्पीड मिल जाती है। फ़ोन कॉल्स को प्रभावित किए बिना इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। फिर हो जाता है आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी, आरएफ जिसे हम बोल देते हैं। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडियो तरंगों के माध्यम से डेटा ट्रांसमिट करता है। यह वायरलेस कनेक्टिविटी का एक रूप है। तो यहाँ देखिए वायरलेस कनेक्टिविटी का एक रूप है, मतलब ट्रांसमिशन एंटीना हो जाता है और एक रिसीविंग एंटीना हो जाता है। तो वायरलेस यानी वायर, बिना वायर के यहाँ से क्या हो जाता है, डेटा ट्रांसमिट किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए वाईफाई रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करता है, मोबाइल नेटवर्क रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। रिमोट क्षेत्रों में जाकर देखें तो इंटरनेट प्रदाता के लिए भी एक प्रकार से यहाँ काम करता है ये। इसके कुछ फ़ायदे नुकसान आप पढ़ लेना। फिर बात करते हैं नेक्स्ट कनेक्शन ब्रॉडबैंड की। तो ब्रॉडबैंड एक हाई स्पीड वाला एक इंटरनेट कनेक्शन है जो डेटा ट्रांसमिशन के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करता है, जैसे डीएसएल है, केबल, फाइबर है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉडेम के बारे में, जिसके अंतर्गत वीडियो स्ट्रीमिंग है, गेमिंग है, हाई बैंडविड्थ है, इन सभी के लिए ये काफ़ी उपयुक्त होता है। घरेलू उपयोगकर्ता, व्यवसाय, बिजनेस में, विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। जैसे यहाँ देखो 1 एमबीपीएस से लेकर गीगाबाइट जीबी पर सेकंड तक की स्पीड ये देता है हमको। फ़ायदे नुकसान आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई हमारे विभिन्न इंटरनेट कनेक्शन की, आप इनको ओवरव्यू देख सकते हैं। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेटवर्क श्रेणी, यानी कि जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं तो क्या कहलाते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क। और कंप्यूटर नेटवर्क अलग अलग प्रकार के होते हैं। लैन होता है, एक पर्टिकुलर ऑफिस या कैंपस के अंतर्गत इसका उपयोग किया जाता है। मैन होता है, ये आपको देखने को मिलेगा पूरा मेट्रो यानी कि पूरे शहर के लेवल में विभिन्न ब्रांचेस को कनेक्ट करता है। उसके बाद वैन होता है, पूरी दुनिया में आपको इंटरनेट कनेक्शन या फिर पूरी दुनिया में जो नेटवर्क होता है जिसमें विभिन्न लैन और विभिन्न मैन शामिल हो जाती है, वो कहलाता है WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क लैन कहलाता है, मेट्रोपॉलिटन मैन कहलाता है और वाइड एरिया नेटवर्क वैन कहलाता है। फिर वैन का ही एक उदाहरण है इंटरनेट। तो इंटरनेट एक वाइड एरिया नेटवर्क है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, जहाँ पर हम सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह आसानी से भेज भी सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। और एक हो जाता है आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये जुड़ा रहता है पब्लिक नेटवर्क से ही, परंतु यहाँ कुछ अथॉरिटी रहती है, अथेंटिकेशन होते हैं, इसलिए इसका यूज़ जो है एक प्रकार से VPN कहलाता है। चलिए, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। ये तो हो गया हमारा मतलब एक प्रकार से देखिए यहाँ पे लैन के बारे में बात कर लेते हैं। लैन ये आप देख सकते हैं, लैन पर्टिकुलर एक जगह और विभिन्न लैन मिलकर क्या बन जाती है, मैन बन जाती है। और दुनिया भर के सारे नेटवर्क मिलकर वैन बन जाते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। ये देखिए वैन आप देख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंटरनेट की, VPN की। तो ये तो हमने अभी देखे, यहाँ पे देखिए लोकल एरिया नेटवर्क, ये आप एक बार देख सकते हैं। फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, इंटरनेट इंटरकनेक्टेड नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है। और VPN मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। सबका कंपैरिजन यहाँ पे दिया हुआ है, सबको आप एक बार देख सकते हैं। इसके बाद है लैन की टोपोलॉजीज। बोले तो लैन के अंतर्गत हमको विभिन्न स्ट्रक्चर देखने को मिल जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सीधी लाइन का उपयोग करके हमने विभिन्न कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिए। सीधी लाइन का उपयोग करके और फिर एक सेंट्रल डिवाइस लगा दिए और विभिन्न कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिए। एक राउंड में अगर हमने सारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिए, फिर एक सेंट्रलाइज डिवाइस लगा के अन्य कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिए और सब कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर दिए, जैसे पीयर टू पीयर था। तो ये जो स्ट्रक्चर है इन्हें हम बोल देते हैं लैन की टोपोलॉजीज़। क्या बोल देते हैं, लैन की टोपोलॉजीज़। तो यहाँ पे आपको बात की जा रही रिंग टोपोलॉजी, जो पूरा राउंड वाली होती है। देखिए रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी एक बेस मतलब एक बैकबोन हो जाती है और बाकी सब कंप्यूटर इससे जुड़े होते हैं। एक सेंट्रलाइज डिवाइस हो जाती है, सभी कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। तो इनका चेहरा देख लो, उसके बाद आप जो है रिंग टोपोलॉजी, सभी डिवाइसेस एक गोलाकार में जुड़ी रहती है। ठीक है, इसका उपयोग छोटे से मध्यम आकार के नेटवर्क में किया जाता है, जैसे लैन टोकन रिंग है। इसके अलावा डेटा को प्रेडिक्टेबल और ऑर्डर में ट्रांसमिट किया जा सकता है। नेटवर्क में जो लोड होता है वो समान होता है। इसके नुकसान आप देख सकते हैं। बस टोपोलॉजी का अगर बात करें, सीधी लाइन में जुड़ा रहता है और ये बैकबोन केबल से जुड़ी रहती है। ठीक है, और एक में भेजे हैं तो सब में चला जाएगा, ये भी रहता है। स्टार टोपोलॉजी सेंट्रलाइज डिवाइस हो जाती है, स्विच या हब, जिसके माध्यम से सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। अगर वो ख़राब हो गया तो सारी डिवाइसेस डेटा ट्रांसमिट नहीं कर पाएगी। मेश टोपोलॉजी में कोई भी सर्वर नहीं होता, सब आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं विभिन्न प्रकार की केबल के माध्यम से।
ठीक है, तो इसका उपयोग मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन, इंटरनेट बैकबोन, मिलिट्री नेटवर्क इसमें किया जाता है। इसके अलावा ट्री टोपोलॉजी, जिसमें बस टोपोलॉजी और ट्री दोनों मिलकर ये काम करती है। स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी। नेक्स्ट हो जाती है आपकी हाइब्रिड। तो हाइब्रिड में आप देखोगे मल्टीपल टोपोलॉजी मिलकर ये टोपोलॉजी का निर्माण करती है। कंपैरिजन में भी आप देख सकते हैं, जैसे रिंग सर्कुलर में जुड़ा होता है, बस आपका एक लाइन में, स्टार आपका सेंट्रलाइज डिवाइस, मेस आपका फुल कनेक्शन, और ट्री में हाइब्रिड आपको देखने को मिल जाता है। तो ये छोटे नेटवर्क में काम करता है, ये छोटे लैन में, स्कूल ऑफिस में, मिलिट्री नेटवर्क में, और इसके बाद बड़े नेटवर्क में। तो सबके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक और है लैन के विभिन्न एलिमेंट्स, यानी कि उसके कंपोनेंट्स को समझाना, यानी लैन को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो एक तो कनेक्टिंग मीडिया, वो तो बोले तो वायर, फिर एनआईसी जहाँ पे वायर कनेक्ट होगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, फिर एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो नेटवर्क को मेंटेन करेगा, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा कुछ डिवाइसेस है जैसे ब्रिज, दो समान नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम करेगी ब्रिज। हब जो है मल्टीपल कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का काम करेगा। राउटर नेटवर्क में जो आपका सिग्नल होते हैं उसको राउट करने का काम करता। रिपीटर आपका एम्पलीफाई करता है सिग्नल्स को, यानी कि वीक सिग्नल को रीजनरेट करता है, स्ट्रॉन्ग में बदलता है। और गेटवे आपका मल्टीपल अलग अलग प्रकार के नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो चलिए एक बार दर्शन कर लेते हैं यहाँ पे सभी के। जैसे मीडिया की बात करें तो केबल्स इसमें आ जाते हैं सारे नेटवर्क मीडिया में। इसके अलावा यहाँ पे देखिए मीडिया में वायर भी आ जाता है, जिसमें आपको तीनों वायर देख लिए, और वायरलेस में वाईफाई और ब्लूटूथ आ जाता है। एनआईसी में इस प्रकार का एनआईसी देखने को मिल जाता है, जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क जो ईथरनेट है वो कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद आप देखोगे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा सॉफ्टवेयर जो नेटवर्क की सारी प्रतिक्रियाओं या प्रोसेस को मेंटेन करता है। उसके बाद आपको देखने को मिल जाता है ब्रिज, और ब्रिज में आप देखोगे, देखिए एक नेटवर्क ये है और एक नेटवर्क ये है, दोनों को आपस में जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ब्रिज कर रहा है। उसके बाद हब, हब की अगर बात करें तो सेंट्रलाइज डिवाइस, बोले तो यहाँ से अगर डाटा भेजा तो ये सभी में चला जाएगा, ठीक है, ये हब काम करता है। उसके बाद आ जाता है स्विच। तो स्विच जो है, मान लो यहाँ डाटा इसके द्वारा डाटा भेजा गया इसको, तो वो डाटा जाएगा इसके थ्रू और यहाँ से इसी को जाएगा, किसी अन्य में नहीं जाएगा। राउटर जो हो जाता है सिग्नल्स को राउट करने का काम करता है। इसके अलावा आप देखोगे तो रिपीटर वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बनाने का काम कौन करता है, रिपीटर करता है। गेटवे की अगर बात करें तो देखिए एक सर्वर से दूसरे सर्वर को जोड़ता है, यानी कि मल्टीपल नेटवर्क को ये भी जोड़ने का काम करता है, ठीक है, अलग अलग नेटवर्क को ये पे जोड़ता है, अलग अलग प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं जो। और सेम प्रोटोकॉल के लिए कौन सा जोड़ता है, ब्रिज जोड़ता है। तो यहाँ पे हमने बात करें यूनिट नंबर 4 की, जो आपकी फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर है उसके अंतर्गत यूनिट नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात की है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। आप इस हिसाब से कंप्लीट पीडीएफ पढ़ लीजिए और उसका बाद कंप्लीट वीडियो देख लीजिए। सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेगी, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, और दूसरा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मैं शेयर करते रहता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगी, सारे विषय जो भी आपको चाहिए यहाँ पे कंप्लीट भी मिल जाएगी यहाँ पे। उसके बाद आप कंप्लीट वीडियो देख लीजिए जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है, ठीक है। हाउ टू सॉल्व एग्ज़ाम पेपर वाला वीडियो भी ज़रूर देखें, ताकि आपको पता चल पाए कि पेपर में आंसर कैसे लिखना है।